So, friends, good afternoon, all. We are moving into our unit number 3, which is regarding the physical and chemical characteristics of the wastewater. Some basic information of the sewage treatment, the preliminary and primary treatment. And then in the next units, we will see the secondary treatment. So, physical and chemical characteristics of the wastewater first. This is the syllabus. The characteristics: physical, chemical, sewage treatment, flow sheet, preliminary, primary treatment, and primary sedimentation tank. As you all know, that for our treatment, means for the human treatment, proper line of treatment is done with the help of the proper analysis or pathological study of our bloods, urine, stools, etc. या एक्सरे वगैरह जो है, या आजकल सीआरटी, कैट स्कैन वगैरह निकालते हैं, तो वो सब होने के बाद में ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं हमें जो भी डिसीज हुआ है उसकी, है ना। ऐसा हमारा जनरल प्रैक्टिशनर ऊपरी ऊपरी देख के आपको दे देगा मेडिसिन, बट इफ यू वांट प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन, यू नीड टू डू द प्रॉपर पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर ब्लड, यूरिन और द स्टूल्स, जिसको एक्सक्रीटा करके हमारे लैंग्वेज में वेस्ट वाटर में बोलते हैं। वैसे ही ये जो सीवेज है हमारे, जो रिगार्डिंग आवर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग टू, द सीवेज or the wastewater may be a sewage from the household, may be a sewage from the industry, may be a sewage from the any talkies or the malls, etc. So this sewage contains the nuisance, harmful matter. This contains the various types of the bacteria. This contains the various types of the disease producing viruses. So it needs to be prepared, treated properly. So for that treatment, proper treatment उसको यदि देना है सीवेज को, तो वो सीवेज में क्या है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, वो सब हमें पता लगना चाहिए, तो हम उसको प्रॉपर लाइन ऑफ एक्शन से ट्रीटमेंट देंगे। तो इसके लिए वो सीवेज में क्या पोल्यूटेंट है, क्या है उसके अंदर, वो हम पता करते हैं, वो अभी हम पढ़ते जा रहे हैं, दैट विल बी लर्निंग the various types of the pollutants which are available into the sewage are of 7 major categories. सीवेज में जो भी गंदगी है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज या वायरसेस है, और वो कहाँ है, वो 7 टाइप के हैं। एक है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, दूसरा है पैथोजेंस, है ना, तीसरा है न्यूट्रिएंट्स एंड द एग्रीकल्चरल रन ऑफ, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, सॉल्ट्स एंड द मेटल्स, थर्मल पोल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, है ना। एक बार हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलने के बाद में, कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, हमारे वेजिटेबल का कचरा है, जो भी डिकम्पोज होता है, घास के पत्ते हैं, पैथोजिन्स, ये फिर से ये वायरसेस, बैक्टीरियाज है, ये हमारे स्टूल्स में रहते हैं, एक्सक्रीटा में रहते हैं, यूरिन्स में रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, और कहीं बहुत हम क्या नहीं करते, जाना मुर्गियों का वो बेचते हैं, वहां कचरा करते हैं, वहां गंदगी, उसमें सब तरफ पैथोजिन्स है। न्यूट्रिएंट्स एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एखादे बार अच्छी भी चीजें, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं एखादे खाद वगैरह में, वो भी ये सीवेज में आता है। सम सस्पेंडेड सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स जो सस्पेंशन में रहते हैं वो भी आते हैं, सेडिमेंट्स। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यदि एखादा इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो उसमें से इनऑर्गेनिक। और थर्मल पोल्यूशन, जैसे कि आप यदि कभी एनी टाइम यू गो टू द कोराडी एंड द कोराडी टेम्पल नियर बाय, you will find the hot water, hot waste water that is coming out of the कोराडी थर्मल पावर प्लांट, है ना। उसको, उसकी भाप होने के बाद में, कूलिंग के बाद में, सम वाटर इज लेट आउट इन द कैनाल, तो वो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द थर्मल पोल्यूशन। वो क्या करता है कि वो जो नॉर्मल वाटर कैरियर, वाटर स्टोरेज है, उसमें गर्म पानी जाके, वहां पे यदि कोई एक्वेटिक लाइफ है,
कोई मच्छिया है, कुछ काचो टॉर्टाइज है, या उसको ये करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का। और आखिरी का था रेडियो एक्टिव वेस्ट, है ना। एखादे बार एखादा कोई केमिकल फैक्ट्री है, एखादा थर्मल पावर प्लांट है जो एटॉमिक पावर प्लांट है, तो उसमें से कोई या कोई अदर केमिकल फैक्ट्री से भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट यदि गलती से पानी में आता है तो वो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. सो दैट इज द रेडियो एक्टिव wastage that may come into the sewage. Now we will get ourselves accustomed with certain terms. First is the strength of the sewage. As the name poses or name shows, it is the potential to produce the nuisance to the man and his environment. यानी सीवेज की तकलीफ देने की ताकत कितनी है उसको स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज बोलेंगे. इट इज द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस न्यूसेंस यानी तकलीफ टू द मैन एंड द एनिमल, इनको और एनवायरनमेंट यानी बाकी में जो झाड़ है, बगीचा है, बिल्डिंग है, तो उसको तकलीफ देने की जो सीवेज में ताकत है उसको न्यूसेंस करके बोलते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों भी इसके लॉन्ग फॉर्म है. आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या है, तब बीओडी है. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, one and the same thing, BOD. And regarding the nuisance, who causes the nuisance, who creates the problems from the sewage? The nuisance is caused by the oxidizable organic matter. जो हमारे सीवेज में जो गंदगी रहती है, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन स्टूल्स या यूरिन्स फ्रॉम द यूरिनल्स, maybe wastage from the vegetables, maybe wastage from certain butcheries है ना, कत्ल खाने. आपने देखे होंगे, आप कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली देखना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहीं जगह पे देखा होगा तो वो कत्ल खाने का भी बहुत वेस्ट रहता है. यू कैन नॉट सी इट. या आप आपके एरिया में कभी जाते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे तो मुर्गी उर्गी लाने के लिए, तो वहां पे भी बहुत वेस्ट रहता है. वो कहाँ जाता है आखिर? So that is all organic matter which decomposes and creates all those pathogens, etc. So this organic matter is unstable in nature. ये organic matter कैसा है कि ये when it comes in contact with the oxygen in the atmosphere, all those viruses, all those pests, etc. कीड़ा वगैरह जो रहते हैं उसके आते हैं, तो वो decompose होते हैं, undergoes biodegradation. And during this biodegradation of the organic matter in presence of the oxygen, or maybe in absence of the oxygen in the atmosphere, but in presence of that bacteria, in presence of certain the aerobic or anaerobic bacteria, it produces very bad odor, गंदी बास आती है, causes insanitary and unhealthy atmosphere environment. यानी वहां का जो है, आप गए तो यू कैन नॉट स्टैंड देयर, आपको वो एरिया में जाने के बाद में इमीडिएट ध्यान में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही धोखादायक है. सो व्हेन वी से स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज, मोर ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रेंथ. लेस ऑर्गेनिक मैटर, लेस स्ट्रॉन्ग. ये क्यों समझना है हमें? फिर से आगे में बीओडी वगैरह, अगेन रिगार्डिंग द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, अभी वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज की तरफ हम जाते हैं. दीज आर द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, है ना. थोड़ा इंटरप्ट मैं करता हूँ कि आपके पास में आपके नोटबुक भी है, यू हैव द नोटबुक विथ यू एंड यू आर अलॉन्ग विद द डेट यू आर नोटिंग डाउन व्हाट एवर वी आर लर्निंग. ना ये हैबिट आप रखिए, ऑनलाइन रहे ऑफलाइन रहे, तो आपके दिमाग में ये परमानेंट रहेगा. 3 चीजें आपकी इस वक्त काम करती है. एक, आप मेरा सुन रहे हैं, स्लाइड पे देख रहे हैं, और नोटबुक में भी लिखेंगे तो वो आपके ब्रेन में पक्का बैठ जाएगा, बहुत पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ कंसंट्रेशन इधर चाहिए, ये ध्यान में रखना. सो कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेस्ट वाटर और द सीवेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सर फिर से वही है, हम जो पैथोलॉजी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं हमारे ब्लड का वगैरह या जो भी है, तो वैसे ही हमारे सीवेज की भी एक पैथोलॉजी लेबोरेटरी रहती है. वहां पे ये सब इन्वेस्टिगेशन होता है सीवेज का, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल.
सो द कॉन्सेंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट वाटर, यानी ये जो अभी हमने स्ट्रेंथ देखा था, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो वैसे ही जो वेस्ट है उसमें जो सीवेज में वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मैटर है, वो इसको वीक, मीडियम और स्ट्रॉन्ग ऐसे तीन पार्ट में ये करता है, कैटेगराइज करता है। चलो अभी हम वी विल, है ना, आपको भी शायद सुनाई दे रहे होंगे ये कोई तो भी इनकमिंग दरवाजे पे नॉक कर रहा है। तो अभी वी आर 15 minutes past our regular time, and from today we will follow this discipline that let anybody come, whosoever comes. I am very sorry that I could not allow, because it will disturb the class and all our timetable will disturb. चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट वाटर एंड देयर सोर्सेस, विल मूव वन बाय वन। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखते हैं, एग्जाम में पूछते हैं बोला बहुत बार, इसलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं तो आप ख्याल दीजिए। एक समटाइम्स दे आस्क रिगार्डिंग द शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द वेस्ट वाटर, द कलर, कैसा कलर रहता है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, natural decay of organic material. So the color is being imparted or given by the domestic, यानी हमारा जो घर का जो सैनिटरी वेस्ट है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और दैट विल डिपेंड ऑन द नेचुरल डीके यानी डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। और इंडस्ट्रियल है तो कलर वलर कोई यूज करते हैं क्या, तो उसके ऊपर रहेगा, या डिकम्पोजिशन से ब्लैक कलर आएगा। ओडर, ओडर यानी उसका बास, डिकम्पोजिंग वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट सोर्सेस, कहां से आता है ये, डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट वाटर, है ना, उसमें यदि सल्फर वगैरह है तो H2S प्रोड्यूस होता है, और वो H2S का बाद में H2SO4 होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसमें से यदि कोई क्लोरीन है, अमोनिया है ना, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में से केमिकल्स आते हैं, दे आर हार्मफुल। क्लोरीन बहुत ज्यादा है तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस, अमोनिया है तो दैट इज ऑल्सो डेंजरस, न्यूमरस केमिकल्स आर देयर, और केमिकल गैसेस विच गिव द ओडर। सॉलिड्स कहाँ से आते हैं सीवेज में, सॉलिड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, हमारे जो जो सैनिटरी वेस्ट है, वेस्ट फ्रॉम आवर किचन, वेस्ट फ्रॉम आवर बाथरूम, क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, that gives the solid suspended material, domestic and industrial waste, soil erosion, बहुत बार पानी जो बह के आता है खेतों में से या कहीं एक आधे रोड के ऊपर से वगैरह, या ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, तो वहां पे साइल इरोजन से बरसात का पानी या जो भी है, that water enters the sewer line, sewerage system, and that results into the inclusion of the solids and inflow infiltration. Infiltration यानी जमीन में जो पानी percolate होता है, तो that water also sometimes brings the some solid part, maybe in suspension or maybe in the colloidal form. Temperature, temperature of the sewage, we are all discussing about the characteristics domestic and industrial waste. हर को टेम्परेचर अलग अलग रहता है, तो वो भले ही आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द वेस्ट द टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ द सीवेज। देन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, again this table has got these are the various characteristics, and on the right side where from we get these characteristics, जैसे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में से ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑयल्स, पेस्टिसाइड्स, फिनॉल्स, प्रोटीन्स, ये सरफेक्टेंट्स एक्सेट्रा, है ना, इतने सब सिर्फ हम अभी समझ ले रहे हैं। हमारे को तो एग्जाम और बाकी ओवरऑल, फ्रॉम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव वेरी फ्यू in our discussion that we'll be discussing later on, but this table gives you the types of the physical characteristics, the chemical characteristics, and the sources from which we get it. So over and all, if you will see that all these carbohydrates, fats, pesticides, phenols, proteins, surfactants, some inorganic like the alkalinity, chlorides, some heavy metals, nitrogen, pH value, phosphorus, sulfur. pH value gives acidic or alkaline type, gases, etc. All this we get from the domestic, commercial, industrial, agricultural waste, है ना, or natural decay of organic. Overall, यदि if you go into the detail, the resource or the source is the
is mainly these three, that is the domestic sewage, the industrial sewage, or maybe the agricultural sewage. Biological characteristics: animals, plants, protista, some type of the bacteria, and the viruses. Biological properties are characteristics: open water courses and treatment plants. From where we will get these characteristics? Maybe from the खुली जो नाली रहती है, ओपन वाटर कोर्सेस, ट्रीटमेंट प्लांट में, domestic waste treatment plant, or from the domestic waste. All this you can see biological characteristics जो सबसे dangerous है, from where we get all these characteristics. Now we will discuss some characteristics one by one. Okay, now the physical characteristics. How can we identify the sewage from its color? Physical characteristics में हमने क्या देखा था? Color, odor, some solids, etc. So color indicates the condition of the sewage. यानी ऐसा नहीं है, एखादे बार यदि हम ट्रीटमेंट प्लांट में जॉब करने जाते हैं, या हम एमटेक करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या कहीं नीरी में हमें सर्विस लगती है, तो ये जो सीवेज है ये हमें हैंडल करना पड़ता है. यानी सीवेज है इसका मतलब कोई गंदगी है ऐसा नहीं है, गंदगी तो है ही वो, विथ वेरी ड्यू प्रिकॉशन. कुछ हम हैंड ग्लोव्स पहनेंगे, हमारे नाक के ऊपर में वी विल यूज दी प्रोटेक्टिव गियर्स एक्सेट्रा, और फिर वो उसको हम कलर देखते हैं, ओडर उसका देखते हैं, सॉलिड्स उसमें से निकालते हैं, उसकी बीओडी वगैरह सब निकालते हैं, वो हम ही निकालते हैं with the help of certain equipments. So the color indicates the condition of the sewage. तो ये कैसे पता चलेगा? जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा, और ऐसा दूर से देख के नहीं होगा. So when we say that the sewage is fresh, यानी if the sewage is fresh means it is not old, then the color is yellow, the color may be gray, और color may be light brown. ठीक है, तो उसको फ्रेश सीवेज बोलेंगे. यदि पुराना है, स्टेल और सेप्टिक, यानी when it is not disposed of and it is deposited or collected at one place, then it is called as the stale or septic. यानी अभी ये धोखादायक बन गया है ना. सेप्टिक यानी जी विच धनुर्वात वगैरह को सेप्टिक बोलते हैं. तो स्टेल और सेप्टिक यानी अभी इसमें some dangerous bacteria or viruses are there, then it will look like black. वो काले कलर में कन्वर्ट होता है, या डार्क ब्राउन कलर. ठीक है. अदर कलर्स अदर देन these two colors if present, then they will show that it is from the industrial waste or the dyes, है ना. अदर कलर देन दिस कलर्स मेंशन, यदि उसको लाल कलर है, हरा कलर है, पीला कलर है, एखादे बार कुछ तो है ना, हमारे कपड़ों को रंग देने वाली डाई की फैक्ट्री रहती है, एखादी इंडस्ट्रियल वेस्ट में से अलग अलग कलर के वेस्ट आते हैं, देन वी गेट द डिफरेंट कलर्स ऑफ द सीवेज. नाउ द ओडर, उसको जो बास आता है, वास, that is called as the odor, indicates whether the sewage is fresh, है ना. If the sewage is fresh, its odor is like slightly soapy, साबुन की जैसी बास आती है, या और ऑयली, तेल की जैसी बास आती है, फ्रेश. लेकिन यदि जैसा वो ओल्ड होते जाता है, स्टेल और सेप्टिक, हैज द ऑफेंसिव ओडर, डेंजरस, ऑफेंसिव है ना, अटैक करने वाला, तकलीफ होगी, due to liberation of hydrogen sulfide and other sulfur compounds. So various odors by the various gases produced, their formula are amines, fishy. यदि सड़े हुए मछली की बास आ रही है, इसका मतलब उसमें अमाइन प्रोड्यूस हो गया, अमीन्स. अमोनिया है, अमोनिया का मालूम है आपको, तकलीफ होती है नाकों को, वो अमोनियाकल ओडर ही बोलते हैं उसको. डाई अमीन्स है तो डीकेड फिश, फिर से फिश सड़ी, डीकेड फ्लेश, सड़ा हुआ जैसा मांस रहता है वैसा. हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सड़ा हुआ अंडा, रॉटन एग. मरकैप्टन्स, स्कंक,
ऐसे गंदी बात जिसको बोलेंगे अपन, लाइक द ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक सल्फाइड्स, रॉटन कैबेज, सड़ी हुई गोभी, और स्कैटोल, फीकल, अगेन जो हमारा टॉयलेट वेस्ट रहता है उसको फीकल करके बोलते हैं, FAECAL, अनदर नेम, waste from our toilet, human excreta, okay, you can say, or night soil, it is also called as the fecal, okay, fecals. Now the next physical property is the temperature. Generally it is measured by ordinary thermometer, and the temperature increases as the sewage becomes old and old, because certain biological activity takes place into that sewage. The biological activities like the activity of the viruses, activity of the bacteria, okay, they started decomposing that organic matter, and during that decomposition, due to the activity, the temperature increases and it is more than 20 degrees Celsius. Generally 20 से 30 degree is the ideal temperature for decomposition of the sewage by biological elements, है ना. ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये टेम्परेचर यदि बहुत ज्यादा है, इफ इट इज मोर देन 30-40 डिग्रीज, कैसे ज्यादा रहेगा ये टेम्परेचर मे बी मोर ड्यू टू एडिशन ऑफ द हॉट वाटर और हॉट वेस्ट, or addition from the solar rays also, then the biological activity will reduce. If the temperature is less than 20 degrees or less than 10 degrees, ठंड काला बहुत है, ठंडी है, तो भी ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होती है और डिकम्पोजिशन कम होता है. ठीक है, चलो, इसलिए टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया यहाँ तो 2 लाइन है, नोट्स में कुछ और भी होगा, लेकिन 2-3 चीजें मैंने ज्यादा बताई, वो आपके ध्यान में आई तो बहुत अच्छी बात है, नोट किया तो और अच्छा बात है. Because in exam they ask the physical characteristics, you should be able to write at least for these 4-5 characteristics like the odor, color, temperature. Now the turbidity, that is the availability of the suspended solids into the moving or the into the sewage, and this turbidity due to the suspended and colloidal matter resembling the dirty dish water or wastewater from the baths having other floating matter, fecal matters, etc. Fecal, फिर से fecal यानी human excreta, night soil, the human waste, okay, from the toilets, fecal matters. तो इससे turbidity आती है. Solids, organic and inorganic solids, सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिसको हमने यदि सेटल किया, एक जगह रोक के रखा यदि ये सीवेज को, तो वो सस्पेंडेड सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज द सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स, SSS. दे कैन बी रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस wherein all these are allowed to settle by reducing the velocity. Then colloidal particles and dissolved solids. These cannot be settled by sedimentation. They need certain chemical action like the coagulation, etc., or require some biological treatment for removal. ये colloidal particle या dissolved solids जो है तो ऑर्गेनिक है, तो उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम देखने वाले, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या ट्रिकलिंग फिल्टर वगैरह, उससे इसको निकालेंगे. यदि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है तो इसको हम कोएगुलेशन, जैसे आपने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 1 में पढ़ा, विद द यूज ऑफ द एलम एंड सर्टेन कोएगुलेंट्स, दे कैन बी settled. Now very important statement I have told you earlier, that the sewage, either from the domestic waste or from the industrial waste, contains almost 99.9% of the water and only 0.1% of the solids. Okay, so this, out of that 0.1% solids, it contains all those hazardous bacteria and the viruses, etc., pathogenic bacteria. So therefore you can see how much quantity of water is being wasted into the sewage, and how can we reuse it, recycle of the sewage and reusing this water.
or crores liters of the water is being wasted into this sewage. So now the necessity is a reuse of this water. So residue remains after evaporation at 103 to 105 degrees. ये सीवेज को यदि हमको इसमें से सॉलिड्स निकालना है तो हमें इसे आइदर ओवन में या स्टोव के ऊपर में 103 या 105 डिग्री पे यदि इसको हम इवेपोरेट करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से हमें रेसिड्यू जो है वो दैट रेसिड्यू विल गिव अस द सॉलिड पार्ट्स इनटू दैट सीवेज. नाउ सर्टेन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल डिस्कस. They are the pH value, which will give us the whether that sewage is acidic or the basic or the alkaline, chloride content, nitrogen content, fats, oils, greases, etc., phosphorus, sulfur, alkaline substances, toxic, compound, heavy metals, DO, dissolved oxygen, BOD, biochemical or biological oxygen demand, COD, chemical oxygen demand, stability and relative stability relative to certain other material. The sewage may also contain proteins, carbohydrates, fats, oils, greases, phenols, etc., and gases like the dissolved oxygen, hydrogen sulfide, carbon dioxide, or methane, etc. So, when we analyze the sewage from the chemical point of view, these are the various characteristics for which we should get the information about the sewage. Again, from the point of view of its treatment. जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने कलर, ओडर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स एक्सेट्रा देखा है ना. Because if we get that information, we can arrange the treatment from that point of view. Now the chemical characteristics. The first is the pH value. This pH value gives whether that sewage is acidic or alkaline. जनरली फ्रेश सीवेज जो रहता है वो अल्कलाइन रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है, एज द सीवेज बिकम्स ओल्ड एंड ओल्ड, the pH value reduces because the bacteria decompose the organic matter into that sewage and converts and the produces the hydrogen sulfide, H2S, etc., and which make the sewage acidic. And as it becomes acidic, its pH value decreases. However, after oxidation, it becomes stable. यानी ये जैसे जैसे टाइम जाता है तो शुरू में इसकी पीएच वैल्यू कम होती जाती है, एसिडिक होते जाता है, लेकिन जैसे ही उसका ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन बढ़ते जाता है, ऑक्सीडेशन होते जाता है, तो वो स्टेबल होते जाता है. यानी फिर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन और पीएच वैल्यू बढ़ते जाती है. जनरली वो 7.3 के पास आके इट बिकम्स कांस्टेंट, but in earlier part the pH value becomes less than 7, acidic, and when the pH value is greater than 7 up to 7.3 it becomes alkaline. So if this pH value is less than 7, the wastewater is indicative of the industrial waste. So the determination of pH value of sewage is very important because various treatment processes are depend on that. यदि इंडस्ट्रियल वेस्ट है और उसकी पीएच वैल्यू कम है या एसिडिक है तो हम उसमें लाइम भी डालते हैं, चूना डालते हैं. समटाइम्स लाइम इज एडेड फॉर क्रिएटिंग अल्कलाइन कंडीशन, है ना. यदि एसिडिक है और उसको कहीं ट्रीटमेंट प्लांट में हम लेके जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट आर देयर. यदि एसिडिक है तो इट विल करोड or it will erode that treatment plant, so we need to be cautious that it should be made alkaline. The second is the chloride content. ठीक है, chloride content, there are the inclusion or the sewage will contain the chlorides or to Cl2. Why? It is due to the mineral salts. Mineral salts are not affected by the biological action of the sewage, है ना. मिनरल सॉल्ट यानी जो सोडियम क्लोराइड वगैरह, नमक वगैरह हम खाते हैं या कहीं से आता है मिनरल सॉल्ट इनटू द सीवेज, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया. ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज करेंगे लेकिन क्लोराइड को नहीं कर सकते हो, तो इसलिए वो सीवेज में क्लोराइड रहता है. इसके कारण लीचिंग ऑफ द क्लोराइड होता है, दैट सॉल्ट गेट्स डिपॉजिटेड
over the sewers, etc., or it will deposit over the sludge. That is leaching of concrete. आप सबको मालूम है क्या आता है, एप्लोरेसेंस वगैरह, लीचिंग ऑफ concrete. So leaching of chloride takes place, that sodium chloride appears over the surface of the sewer line, or maybe on the surface of the treatment plant, and will show its presence. उसको ड्राई होने के बाद में, इवेपोरेट होने के बाद में व्हाइट पैचेस आते हैं, उसको लीचिंग ऑफ क्लोराइड करके बोलते हैं. और ये अच्छा नहीं रहता, फिर से पानी एब्जॉर्ब करता है. कंटेनिंग रॉक्स एंड सॉइल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द किचन वेस्ट, ह्यूमन फीकसेस, है ना, फिर से ह्यूमन फीकस यानी ह्यूमन एक्सक्रीटा, एंड यूरिनरी डिस्चार्ज, इसमें ये क्लोराइड रहता है. तो फिर ये क्लोराइड है तो उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो दैट वी कैन डिसाइड. वाटर सॉफ्टनर्स आर देयर, इंडस्ट्रीज लाइक आइसक्रीम प्लांट्स, मीट सॉल्टिंग एक्सेट्रा, दे आल्सो प्रोड्यूस द क्लोराइड. Infiltration of groundwater into sewers adjacent to salt water is also the main source of the high chlorides. एखादे बार सॉल्ट वाटर का कहीं सोर्स है समंदर के पास में, एखादे सीवर है तो उसमें लीकेजेस है तो ये सीवेज में जा सकता है. The chloride content of wastewater can be measured by titrating the sample of wastewater with standard silver nitrate solution using potassium chromate as indicator. That titration you have learnt in your chemistry. So with the help of titrating this wastewater with the standard silver nitrate and the potassium chromate as indicator, we can get the content of the chloride. Now the nitrogen content in wastewater, this is due to the presence of organic matter, है ना. कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है दे कंटेन लॉट ऑफ द नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन. कार्बन के साथ में नाइट्रोजन भी बहुत रहता है कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल में, इन सर्टन प्लांट्स. ओके, दिस नाइट्रोजन इज एक्चुअली गुड for essential to the growth of protista and plants and is known as nutrient or biostimulant. Okay, it should be biostimulant, MULANT. So this nitrogen presence in wastewater is sometimes good. Nitrogen means the compounds of nitrogen, because they help in growth of certain bacteria, some protistas, which are helpful for the plants. So they act as a nutrient और बायोस्टिम्यूलेंट, है ना. जैसे कैटलिस्ट रहते हैं तो ये वैसे बायोस्टिम्यूलेंट करके काम करता है डिकम्पोजिशन के लिए. इट इज इसेंशियल इन बिल्डिंग एलिमेंट, इन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. नाइट्रोजन डाटा इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट ट्रीटेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस सिर्फ हमें समझना चाहिए. ये कैसा आता है इन वेस्ट वाटर, अमोनिया नाइट्रोजन और फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अल्ब्यूमिनॉइड नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स नाइट्रोजन एंड नाइट्राइट्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट्स नाइट्रोजन. ठीक है. सो इन दिस फॉर्म द नाइट्रोजन occurs into the sewage. There are certain fats, grease and the oil that also present in the sewage. It is given or contributed from our kitchen waste. हमारे जो किचन का जो वेस्ट रहता है ना, हम तेल यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, कुछ नॉनवेज बनाते हैं तो उसमें कुछ फैट्स वगैरह रहते हैं, तो उसमें से जो भी वेस्ट निकलता है उसमें ये, और कोई इंडस्ट्रियल में से भी, जैसे एखादा वर्कशॉप है, एखादा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, तो उसमें से भी ऑयल ग्रीस वगैरह वेस्ट इट कम्स आउट इन विद द वाटर. मैटर्स फ्लोट ऑन टॉप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक. तो ये जो फैट्स ग्रीस और ऑयल है, इनकी क्या है कि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी इज लेस देन वाटर 1, सो इट फ्लोट्स ओवर द वाटर. सो इट फ्लोट्स इन द सेडिमेंटेशन टैंक, जो हमने सेटलमेंट टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक, which is one of the first treatment equipment, वहां पे ये पानी के ऊपर जमा होता है. और फिर ये, if these are not removed, they choke the pipes, they block the filters, बहुत सारे फिल्टर को ब्लॉक करते हैं, and the treatment plants. So therefore these fats, grease and oils,
इनकी क्वांटिटी मालूम रहना जरूरी है, उस हिसाब से वी विल प्रोवाइड द ट्रीटमेंट. These particles also interfere with biological action and cause maintenance problem. Most stable organic compounds, these are the most stable organic compounds, though they are organic compound, fats, grease and oils, they cannot be decomposed by the bacteria, are not easily decomposed by bacteria, hence necessary to detect and remove this from the wastewater. Okay, this अब कैसे रिमूव करेंगे? These fats, grease, minerals, oils and lubrication oils are soluble in hexane or ether. इसमें सोल्यूबल है तो हम हेक्सेन का वापर करेंगे एंड वी विल यूज दिस टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सीवेज. देन सम आर द सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट्स यानी क्या? द मटेरियल विच गेट्स एडसॉर्ब्ड ओवर द सॉलिड पार्ट. कुछ ऐसे केमिकल्स है ना, आपको शायद कंक्रीट टेक्नोलॉजी यदि याद है तो वहां पे हमारे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, दे आर द सर्फेक्टेंट्स. So what they do, they form a negative or some charge over the solid material particle. So surfactants come from the synthetic detergent. हम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए वगैरह, तो उसमें या और कहीं भी यूज करते हैं उस बर्तन मांजने के लिए, तो उसमें ये सर्फेक्टेंट आते हैं. दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम द बाथरूम्स, किचन्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा. दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स. इनको सर्फेक्टेंट क्यों बोलते हैं? कि ये जो सीवेज में सस्पेंडेड कोलाइडल या सॉलिड मटेरियल है सेटलेबल, इसके ऊपर में एक लेयर फॉर्म कर देते हैं. एंड ये लेयर दो चीजें करती है. दीज लेयर्स, इफ दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, दे डज नॉट अलाउ द पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड सेटल. और दूसरा, ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन के लिए अपोज करती है. सो दिस आर लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दिस सर्फेक्टेंट्स कॉज फोमिंग इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. फोम तैयार होता है, फोमिंग. ड्यू टू दिस एयरेशन ऑफ वेस्ट वाटर इज हिंडर्ड और क्रिएटेड द प्रॉब्लम. ठीक है, एयरेशन से हम एरोबिक बैक्टीरिया से उसको डिकम्पोज करते हैं, उसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर. तो ये सर्फेक्टेंट्स नहीं चाहिए. Some phenols, pesticides and agricultural chemicals, these are from the either industry or agricultural waste. Phenols from the industrial waste, pesticide and agricultural chemicals mostly found in industrial water are directly discharged into receiving streams, cause serious taste problem, especially when water is disinfected by chlorination. इसके अलावा कुछ विषारी पदार्थ भी रहते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड, इंडस्ट्रियल वेस्ट में बोलो या डोमेस्टिक वेस्ट में भी, विच कंटेन्स कॉपर, विच कंटेन्स लेड, सिल्वर, क्रोमियम, आर्सेनिक, बोरॉन, साइनाइड, क्रोमेट्स, toxic to microorganisms, resulting in the malfunctioning of the biological treatment plant. Biological treatment plant में we use certain biological elements like the aerobic or anaerobic bacteria. तो यदि ये टॉक्सिक कंपाउंड के वो सान्निध्य में आते हैं, दे कम इन कांटेक्ट विद द विषारी पदार्थ, द टॉक्सिक एलिमेंट, then they will die. Those biological bacteria, aerobic and anaerobic, they will die, and the treatment plant will not work as we thought. So therefore, these are from the industrial wastewater. Hence, their presence should be taken into consideration in the design of the biological treatment plant. है ना? तो इसके लिए जब हम in our syllabus we have that industrial wastewater treatment also, तो उसमें हम और देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि how this is being treated. लेकिन इसका ट्रीटमेंट करने के लिए वेस्ट वाटर का these must be taken into account. Sulfates, sulfides and H2S gas are formed due to decomposition of the various sulfur containing substances present in wastewater. These cause bad smell and odor,
gets oxidized biologically to sulfuric acid, resulting in corrosion of the sewer pipes. यानी सल्फेट सल्फाइड्स और H2S गैस यदि है उसमें सीवेज में, या if they get formed due to the decomposition of various sulfur containing substances, this cause bad smells, गंदी बास आती है, इसका कलर भी खराब दिखता है, ये biologically it reacts and the chemically also with water and forms H2SO for sulfuric acid, which causes corrosion to the sewer pipe, affects the biological process of sludge concentration when it exceeds 200 milligrams per liter. यदि ये सल्फेट्स वगैरह जो है, if it exceeds its percentage, its quantity more than 200 milligrams per liter, तो ये स्लज कॉन्सेंट्रेशन या स्लज डिकम्पोजिशन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, उसको भी ये विरोध करता है. ठीक है. There are other than this, there are other gases also present in the sewage. They are the nitrogen, they are oxygen, they are carbon dioxide CO2, they are hydrogen sulfide H2S, ammonia NH3, methane CH4. Okay, these gases are colorless, with or without odor. But in this, like this methane or ethane or these gases are highly combustible. ये जलते भी है, इनको यदि हमने properly separate किया और use किया, तो this can be used as a combustible gas. Since its explosion hazard is high, manhole, sewer joint, junction chambers etc. should be well ventilated. है ना. इसलिए क्या है, हमारी सीवरेज सिस्टम जो है, इट मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड. इसमें वेंटिलेशन, हवा खेलती रहना चाहिए. द एयर मस्ट बी मूविंग और फ्री एयर शुड बी देयर. ऑक्सीजन मस्ट बी मोर. व्हाई? बिकॉज इन दीज गैसेस आर हैविंग बैड ओडर, दे आर टॉक्सिक एज वेल एज दे आर कंबस्टिबल. वो जलते भी है. गलती से उसमें अंदर लोग है और कहीं से तो भी आग लग जाती है, तो वो धोखा भी हो सकता है. ठीक है. अभी हम आगे में जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. द नेक्स्ट डिस्कशन मे बी टुडे और मे बी टुमारो. ऑक्सीजन इन a sample of wastewater is reported in the following 3 ways. The presence of oxygen in wastewater is very important because this oxygen makes the treatment of wastewater very simple or very easy. So therefore its percentage in wastewater or computation of its percentage is very important. From the environment engineering point of view, this oxygen in the wastewater can be informed or reported in 3 ways. The first is the oxygen consumed. Second is the dissolved oxygen, DO. OC, DO और ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम बाद में BOD और COD में समझने वाले हैं. ठीक है. अब एक एक हम देखते जाते हैं. पहले ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और आखिरी में ऑक्सीजन डिमांड. ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, व्हाट इज दिस ये फिर से बोल रहा हूँ, मतलब कहीं तो भी नोट्स आप ले रहे हैं, कहीं तो भी लिख रहे हैं. नोट्स आपके पास में रेडीमेड है, लेकिन ये समझने के लिए ये कंसेप्ट तीनों समझे तो आगे के न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे. आपको, आप अच्छे से खुद की दिल से सॉल्व कर सकेंगे BOD न्यूमेरिकल्स. So oxygen consumed is the quantity of oxygen required for oxidation of carbonaceous matter. The meaning of this is the sewage contains the organic matter, maybe a carbonaceous matter. ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया लगते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया. ओके, ये इसको डिकम्पोज करते हैं. That is called as the oxidation. And these bacteria needs oxygen for their livelihood. उनको बचने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसके लिए जितने क्वांटिटी का ऑक्सीजन लगता है उसे ऑक्सीजन कंज्यूम करके बोलते हैं. ये इट विल डिपेंड ऑन व्हाट,
it will depend on the strength of the sewage, means the quantity of the presence of organic matter. If it is more, then this oxygen consumed will be more. If the organic matter is less, means less quantity of oxygen will require for the decomposition. How it is found out then? How the which chemical process is to be taken to find out the oxygen consumed? So in the sewage sample, certain standard amount of the potassium permanganate KMnO4 with dilute sulfuric acid H2SO4 dilute is added to the sample of the wastewater. During this reaction, oxygen is produced. You all know that how the oxygen is produced. The reaction is allowed to take place for a period of 15 minutes to 4 hours at a constant temperature of 18 degrees Celsius, and the liberated oxygen is being consumed by the wastewater. That much quantity is found out. That how much quantity of oxygen is being used by the wastewater for the decomposition or is lost, that much quantity you can call it as the oxygen consumed or the oxygen required for oxidation of carbonaceous matter. So therefore it is required, this oxygen consumed is required for the oxidation of carbonaceous matter. This test is made to determine the relative strength of the sewage, whether strong, medium or weak. Therefore initially we have seen the definition of the strength instead of BOD test. So this test is done to find out the oxygen consumed, to find out the strength, whether this sewage is having strong strength, medium strength or weak, so that its treatment can be according to that strength. और उसके बाद में फिर हम बीओडी टेस्ट करते हैं एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. So before that we go for this test with the help of the potassium permanganate and the dilute sulfuric acid added to a measured quantity of these are added to the measured quantity of the sewage, and it is kept at temperature of 18 degrees to 20 degrees for 15 minutes to 4 hours. Oxygen is produced and the quantity of oxygen that has been used for the decomposition of the sewage is being found out, and then that quantity will indicate us the oxygen consumed. However, this test does not give the total oxygen needed for the biological oxygen oxidation, all or for the bulk of organic matter. So this test just initial test to know the strength of the sewage. This does not give the exact quantity of the oxygen needed. Now the very important to the next part. So first we have seen what is oxygen consumed. Now we will be learning about the dissolved oxygen, and then we will move into the BOD part, which is the ultimate of this unit learning, or which is the basic thing required for overall एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 में हम ये बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत इजी है. नाउ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन in the dissolved state in the wastewater. Its presence in the untreated wastewater indicates that the wastewater is fresh. Generally every water, as you all know that the oxygen is present in our atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंट नाइट्रोजन है? नाइट्रोजन इज अबाउट 70 to 71% and oxygen is about 20 to 25%. Depends on the pollution. फ्रेश यदि है, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है, तो जनरली 21-22% एयर में ऑक्सीजन रहता है. जैसा एयर में ऑक्सीजन रहता है वैसा पानी में भी ऑक्सीजन रहता है. ठीक है, बिकॉज द वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन, therefore there are numerous aquatic life. पानी में ऑक्सीजन है इसलिए तो उसमें मछलियां है, इसलिए उसमें कछुए है, इसलिए उसमें बहुत सारे प्राणी है, बहुत सारे प्लांट्स भी है. So therefore these plants need the oxygen which is dissolved in the water, as well as the wastewater contains water. So therefore the wastewater also holds the dissolved oxygen.
So dissolved oxygen is the amount of oxygen in the dissolved state in the wastewater. This is first thing. And its presence in the untreated wastewater. यदि वो ट्रीटमेंट करने के पहले वेस्ट वाटर में उसका प्रेजेंस, उसकी अवेलेबिलिटी, यह वो वेस्ट वाटर फ्रेश है कि ओल्ड है ये बताता है. इफ द वेस्ट वाटर इज फ्रेश, more may be the oxygen present. As the wastewater becomes older and older, because its oxygen is being used by the bacteria for the decomposition and for their growth, therefore the oxygen reduces. Okay, so based on this principle only one treatment is there. Aeration means providing the oxygen. It is not only there for the sewage, but it is, you must have learnt in your environment engineering 1, the aeration is provided for the fresh water also, so that more oxygen given, more decomposition, more removal of the odor and color. So dissolved oxygen component is very important. So its presence indicates its freshness, as well as its presence in the wastewater. Presence of the dissolved oxygen indicates that considerable oxygen oxidation has been accomplished during the treatment stages. है ना, जितना ऑक्सीडेशन यानी डिकम्पोजिशन होते जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा वो सीवेज में कम कम होते जाएगी. तो उसका परसेंटेज बताता है कि वो डिकम्पोजिशन कितना हो चुका है. Therefore, while discharging the treated wastewater into the receiving water, it is essential to ensure that at least 4 parts per million ppm of dissolved oxygen is present in it for survival of the aquatic animals like fish etc. Also to prevent the odor formation. ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एखादे पानी में या वेस्ट वाटर में यदि एक्वेटिक एनिमल जिंदा रहना है, मछलियां वगैरह, मच्छी, कछुए या कुछ अल्गीज प्लांट्स है, तो इट मस्ट हैव 4 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द वाटर. 4 ppm of dissolved oxygen must be present in it. ठीक है. So this figure is very important. Sometimes they ask in exam, and from your general knowledge point of view also you must know that 4 ppm of DO is necessary, dissolved oxygen, for the aquatic life to survive or to live. ठीक है. So it is also important. So therefore the presence of dissolved oxygen or the determination of the dissolved oxygen in wastewater is before it is being treated, that presence is needed to select the proper treatment method. कौन सी treatment method हमें देना है, whether it is a fresh, it doesn't need more oxidation, no aeration is given, simple flowing is given, else some more treatment like the aeration etc, activated sludge process, वो हम देंगे. The small dissolved oxygen content of fresh water is depleted by aerobic decomposition. The actual quantity of DO is governed by solubility of oxygen, partial pressure of oxygen in atmosphere, the temperature and purity. Okay? Here we will take the break today. The remaining part of this dissolved oxygen and BOD we will discuss in our and the biochemical activities, biological activities in our next lecture to come.